नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा पुनः आपका स्वागत करता हूं। और कुछ टेक्निकल कारणों से हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि सब क्लियर है, तो अब फटाफट हम लोग जुड़ते भी हैं और कुछ सवाल जवाब, आपके सवाल और आयुर्वेद को माध्यम बना के मेरे जवाब मैं शुरू करता हूं जी। और वापिस से लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सवाल लेते हैं फटाफट। जी, नीतू सिंह जी की नमस्ते। सबसे पहले राकेश खुराना जी को भी बहुत बहुत नमस्ते। दीपा जैन जी, NTCCP 22 आया है, ज्वाइंट पेन रहता है, कैसे ठीक होगा? दीपा जैन जी, आप एक तरह से रूमेटिज्म, जो गठिया जिसे हम बोलते हैं, उसकी चपेट में अनफॉर्चुनेटली आ रही हैं। और ये कहना चाहूंगा कि जो रूमेटिज्म है, जिसमें हमें जोड़ों में दर्द होते हैं, उसका इलाज अगर कहीं संभव है तो वो आयुर्वेद में है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर आप कहेंगे कि इसका कारण क्या होता है, तो कारण में आपको जान के हैरानी होगी। जो असली गठिया होती है, जिसमें हमारे जो छोटे जोड़ होते हैं, जैसे इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स, उनमें दर्द होता है, सूजन आती है, और साथ ही साथ आपको शाम को बुखार सा लगता है, आपका शरीर कमजोर होता जाता है, उस पर पूरे शरीर पे सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक वो गठिया है जिसमें केवल ज्वाइंट पेन नहीं रहते, बल्कि सिस्टमिक सिम्टम्स, यानी कि पूरे बॉडी के सिम्टम आते हैं। उस बीमारी को जो है हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आयुर्वेद की भाषा में आमवात कहते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आमवात है, ये फीमेल में कॉमन है। मेल के कॉम्पिटिटिव रेशियो 3:1 है। और जो छोटे हमारे जो है ज्वाइंट है, वो इन्वॉल्व मैंने पहले बोल दिया है। मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है। सुबह सुबह जो है आप देखेंगे, जब आप उठेंगे तो उंगलियों में, कलाइयों में बहुत स्टिफनेस रहती है, और इतनी स्टिफनेस रहती है कि आपको मतलब हेलो हेलो लगभग आधा घंटा जो है आपको हाथ जो है वो खोलने में लग जाता है। उसके बाद कहीं जाके जो है आप थोड़ा मोड़ा काम कर पाते हैं। और ये कम उम्र, अगर आप लेडीज हैं, मतलब फीमेल हैं, और 30-35 साल की एज में आपको ये जोड़ों के दर्द शुरू हुए, छोटे जोड़ों में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमारी ये जो इंटरफ्रेंजियल ज्वाइंट्स हैं, इनमें दर्द हो, कलाइयों में दर्द हो, तो आप मान के चलिए कि हाँ जी, ये जो है आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम बात कहते हैं, वो है। और इसमें आपको जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। जैसे जो लोग अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मिथोट्रेक्सेट, फोलीट्रेक्सेट, इस तरह की बीमारी मतलब दवाइयां दी जाती हैं। साथ में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जाती है। तो ये अपने आप में कठिन बीमारी है। इसको मॉडर्न साइंस ऑटो इम्यून डिजीज करके जो है इसको प्रोनाउंस करता है। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाइयां दे के कंट्रोल तो करता है, लेकिन ये बीमारी क्यों हुई, जब इसके बारे में आप पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं मिल पाता आपको। तो आपको जान की बड़ी हैरानी होगी कि इस बीमारी की शुरुआत आयुर्वेद में जो है वो पेट से बतलाई गई है। कि जब कभी भी आप कुछ भी ऐसा खाते हैं जो आप पचा ना सकें, तो हमारे जो पेट में, हमारी आंतों में, वो आधा कच्चा आधा पक्का भोजन जो है वो रुक जाता है। क्योंकि वो खाना पका नहीं है, इसलिए बॉडी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और दूसरा, क्योंकि वो अब मल नहीं बना, तो उसको बॉडी नीचे इंटेस्टाइनल मूवमेंट करा करके मल के रूप में बाहर नहीं फेंकती, तो वो रुक जाता है। और रुका हुआ खाना जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है वो सड़ता है। और हम सब जानते हैं, जब भी कोई हमारा खाद्य पदार्थ सड़ता है तो वो गलते हुए सड़ता है। तो वो जब गल जाता है तो एक तरह से उससे जो रस बना, गलने से जो रस बना, वो रस जो है वो टॉक्सिक होता है। उसको हम बोलते हैं आम रस। वो टॉक्सिक रस जब हम फिर दूसरा खाना खाते हैं, उसके साथ मिलकर के बॉडी में पहुंचता है। अब ये आम रस, ये टॉक्सिक रस जो है जहां पहुंच जाए, अगर जोड़ों में जाके इकट्ठा हो गया, क्योंकि फिर मैंने बोला कि ये पका हुआ रस नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी इसको कंज्यूम नहीं करती है, बॉडी में जाके
एज ए फॉरेन पार्टिकल, एज ए टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होता है। अगर ये जाके जोड़ों में रुक गया तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अगर ये जाके किडनी में रुक गया तो आपको किडनी की बीमारी शुरू हो गई। आपको अगर हार्ट में जाके रुक गया तो हार्ट की इतनी सब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ये जाके जहां रुकेगा शरीर में वहां बीमारियां शुरू हो जाएंगी, नाम बदल जाएगा, लेकिन ओरिजिन जो है वो पेट में इंडाइजेशन ही है। सो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझिए कि आपका जो खाना है उसको पचाना कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब वो नहीं पचता तो क्या क्या हो सकता है। और एक बात, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम बाहर खाना खा के आए, हमने घर पे ही ओवर ईटिंग कर ली, ये चीज बड़ा स्वादिष्ट बनी थी, बहुत सारे खा ली, तो हमें बॉडी जो है वो इन जनरल अगर वो मटेरियल जो हमारे लिए सुटेबल नहीं था, बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं था, या वो हम पचा नहीं पाए, अच्छी चीज भी हम पचा नहीं पाए, तो बॉडी उसको अगर ऊपर है तो उल्टी के माध्यम से और नीचे है तो लूज मोशन के माध्यम से निकालना चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अब तुरंत इलाज चाहते हैं ना, फिर हम फटाफट क्या करते हैं, गोली खाते हैं और उस उल्टी के माध्यम से जो बॉडी हमारे टॉक्सिक मटेरियल को जो पेट में पहुंच गया। अभी हमारे पास एक रीजन है, हम रात में कहीं बाहर खाना खा के आए तो डेफिनेटली घर जैसी शुद्धता बाहर मिलती नहीं है, या हमने घर में भी कोई चीज ऐसी है जो 3-4 दिन पहले साग बना हुआ था, फ्रिज में दिख गया, आपने निकाल के खाया, तो डेफिनेटली उससे भी नुकसान होने के चांसेस है। या बहुत स्वादिष्ट चीज बनी आपने ओवर ईटिंग की, तो बॉडी अब जो है उसे नहीं पचा पा रही और उसको उल्टी के माध्यम से या दस्त के माध्यम से निकाल रही है। लेकिन आप तो खुश हैं क्योंकि आपको एक टैबलेट पता है जो खाते ही आपकी उल्टी रुक जाती है। तो आपने वो टैबलेट खाई, उल्टी रुक गई, लेकिन आपने कभी गौर किया कि आपने किया क्या? ये आपने उस टॉक्सिक मटेरियल को अपने आंतों में ही रोक दिया। एंड वो टॉक्सिक मैटर जैसे ही अंदर रुकेगा, वो धीरे धीरे रुका हुआ मैटर, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज जो पेट में रुकती है वो गलते हुए सड़ती है, तो उससे रस तो बनेगा, वो पतला पतला रस हो जाएगा और वो रस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहला कारण गठिया का, अगर आप वैसे तो किसी भी बीमारी से अगर बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पेट को ठीक रखना होगा, लेकिन पेट को हम अक्सर इग्नोर मार देते हैं। तो पेट को ठीक रखना है। नंबर 2, एक बहुत ही अलग तरह का कारण आपको बता रहा हूं, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारा यूथ जिसको प्रैक्टिस कर रहा है उनको बताना चाहता हूं कि आप जो शाम को कुछ खा करके जिमिंग करते हैं, आप एक्सरसाइजेज करते हैं, देखिए ये सूत्र है चरक संहिता का। जब आप आमवाद की बात करते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि आपने स्निग्धम भुक्त वतो यन्नम व्यायामम कुर्वत स्तता, यानी कि आपने स्निग्ध भोजन किया, उसके बाद आप व्यायाम करते हैं तो भी आपको गठिया होने की संभावना, आमवात होने की संभावना बन जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द गुड कोज, मतलब हमारे बच्चे बड़ा अच्छा कोशिश करते हैं कि शाम को 7 बजे अगर ऑफिस से लौट के आए, भूख लगी होती है, कुछ थोड़ा सा खाया, अब मैं जिम जा रहा हूं, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। मतलब आपके इंटेंशंस, आपकी मंशा अच्छी है कि आप जिमिंग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आई अप्रिशिएट, लेकिन कुछ खा करके एक्सरसाइज करना गठिया जैसी बीमारी को जन्म देता है, ये हमारे शास्त्र लिखते हैं। ये वो बीमारी है जो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को है, जब वो डॉक्टर्स के पास जा जाके बैठ करके पूछता है कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई, तो उसके पास जवाब नहीं होता। वो आपको दवाई देके आपके दर्द को तो शांत करता है, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे कारण बताओ, तो आपको हैरानी होगी कि वो कारण ये कहेगा कि इट्स ऑटोइम्यून डिजीज, रीजन नहीं पता। तो हमेशा एक्सरसाइज करना का समय है कि सुबह आप अपना बढ़िया से फ्रेश होकर के आए, एक्सरसाइज की, फिर घर लौट करके आए, खाना वाना खाया, नाश्ता किया, लेकिन पहले आपने खाली पेट एक्सरसाइज की। शाम को भी अगर आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह नहीं कर सकते, उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसा है, हमारी बहनें हैं, उनको बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, नहीं मिल पाता, तो मेक श्योर कि आपको कुछ भी खाए हुए, एटलीस्ट सॉलिड खाए हुए कम से कम 4 घंटे तो हो जाए, मिनिमम 4 आवर्स आपको 4 घंटे कुछ भी सॉलिड खाए हुए हो जाए, देन ओनली यू कैन गो फॉर। आपको जिम जाना है 6 बजे, तो आपको 5 बजे अगर कुछ खाने का मन है तो आप जूस पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आपको लिक्विड तो अलाउड है, लेकिन सॉलिड फूड आप नहीं खा सकते किसी भी एक्सरसाइज से पहले। तो इन चीजों का ध्यान रखें तो आप बचे रहेंगे। अब अगर किसी को गठिया है
और वो ठीक कराना चाहता है, तो अंग्रेजी में तो आप दवाई खा के अपने पेन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में, जैसे मैंने पहले बताया, दिमाग में आपके हमेशा रहना चाहिए कि आपके जोड़ों में कच्चा अन्न पहुंच गया है जो बॉडी कंज्यूम नहीं कर। जब तक वो एंटीजन रहेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे और एक ऑटोइम्यून डिजीज सेटल हो जाती है। अब इसको एंटीजन को यहां से हटाना है, तो हटाएंगे कैसे? सिकाई कीजिए। लेकिन देखिए, गठिया जो छोटे जोड़ों में होता है वहां पे तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, यहां पर सूखी सिकाई करनी चाहिए। आप एक कॉटन का कपड़ा लेकर के एक मुट्ठी अजवाइन, एक मुट्ठी सेंधा नमक डाल करके पोटली बनाइए, ऊपर धागा बांध के पोटली बनाइए और उस पोटली से इनकी सिकाई कीजिए, सूखी सिकाई कीजिए, तेल मत लगाइए। और दूसरा, आप त्रिकटु चूर्ण खाइए। त्रिकटु मीन्स सौंठ, काली मिर्च और पिपली। इनको जब आप खाते हैं तो आपकी अग्नि जो है, बॉडी के अंदर की अग्नि प्रज्वलित होती है हर लेवल पे। पेट में जठराग्नि, टिश्यू लेवल पे धातु अग्नि, सेल के लेवल पे भूताग्नि, ये सब एक्टिवेट होकर के जहां भी कच्चा अन्न है उसको पचाने की कोशिश करते हैं। तो त्रिकटु चूर्ण, आप कुछ भी अंग्रेजी मेडिसिन खा रहे हैं, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, छोटे में दिखा रहे हैं, किसी लोकल डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दिखाइए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन त्रिकटु चूर्ण अगर आप खाना शुरू करेंगे तो एक संभावना बन जाएगी कि आपकी ये बीमारी क्योर हो सकती है। दूसरा, फास्टिंग, लंघन जो है, लंघन आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं और आप व्यवहारिक भाषा में फास्टिंग बोलते हैं, इज ऑल्सो असेंशियल फॉर रूमेटॉइड पेशेंट। आपको सप्ताह में 2 दिन ऐसे जरूर अपने रखने चाहिए जिसमें आप बहुत ही अल्प आहार करें या केवल आप लिक्विड डाइट पे रहें, तो भी आपका रूमेटिज्म ठीक होगा। कभी कभी हम इन सब माध्यमों से, यानी कि त्रिकटु चूर्ण खिला करके या फास्टिंग करा करके या और कुछ मेडिसिन दे करके, हम आपके शरीर में पहुंचे हुए जो कच्चा रस है, जिसको हम आम रस कहते हैं या दूषित रस कहते हैं, हम उसको पका नहीं पाते। पका मीन्स इतना नहीं पका पाते कि वो बॉडी में कंज्यूम हो जाए, तो फिर हम उसे विरेचन और वस्ती इत्यादि पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से बाहर निकालते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को रूमेटिज्म है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें आरए फैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एक जोन्स क्राइटेरिया है, ये मतलब अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है। बस मोटे मोटे तौर पे आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं तो वो बहुत नुकसान देने वाली जो मेडिसिन हैं, जिसमें मिथोट्रेक्सेट, फोलिट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, स्टेरॉइड, मेड्रोल वगैरह ये सब दिए जाते हैं, आप इन सब से बाहर आकर के आयुर्वेद को अपना करके यू मे हैव ए पॉसिबिलिटी टू गेट क्योर। तो मैं इसी बात को कह करके आमवाद संबंधित अपने इस डिस्कशन को यहीं पर रोकता हूं कि आप गठिया जो है, जो छोटे जोड़ों में हो, कम एज में हो, फीमेल अगर आप हैं, तो जान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस इन वेरी इनिशियल स्टेजेस सो दैट यू मे गेट क्योर और ये जिंदगी भर चलने वाली बीमारी से आप बच सकें। और अनफॉर्चुनेटली शुगर आपको है तो शुगर की दवाई आप खाते हैं, साइड इफेक्ट बहुत कम है, होते हैं लेकिन कम है, बर्दाश्त कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयां इतनी खराब होती हैं, गठिया की दवाइयां, कि आपके डॉक्टर आपको बार बार किडनी और लीवर के चेकअप, जो मेरे भाई सफरर हैं वो जरूर जानते होंगे इस बात को कि उनके बार बार लीवर और किडनी के चेकअप होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को खुद डाउट रहता है कि किस दिन रिपोर्ट गलत आ जाए, पता नहीं है। एंड फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं दवाई बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या करें, कुछ नहीं करें। फिर आप जाइए आयुर्वेद के पास, होम्योपैथ के पास दिखाने के लिए। सो प्लीज रूमेटॉइड के पेशेंट जो हैं वो आयुर्वेद डॉक्टर से मिलें। अब सुमन गुप्ता जी लिखती हैं, गुड इवनिंग सर, इंसोम्निया का आयुर्वेदा में इलाज बताइए। देखिए, इंसोम्निया, नींद ना आना, आज के टाइम पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, और इस प्रॉब्लम के लिए ईमानदारी से मैं कहूं तो आप आंख बंद करके सुप्रज्ञा लीजिए। एक सुप्रज्ञा हमारा टॉनिक होता है, आप अगर उसका सेवन करते हैं सुप्रज्ञा का, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। वैसे बताने को तो देखिए, मैंने बताया जटामानसी है, जटामानसी फांट तैयार कराते हैं, हर्ब है, जड़ी बूटी है जटामानसी, वो आप अपने यहाँ जाइए, किसी भी पंसारी से मांगे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप जटामानसी लेते हैं तो जटामानसी को लेने का तरीका क्या है कि जटामानसी को पाउडर घर में तैयार कर लीजिए। उस पाउडर का लगभग आधा चम्मच आप एक
कप पानी में, मतलब हल्का कोसा पानी हो या आधा कप पानी में आप भिगो दीजिए रात में खाने के समय, लगभग 8 बजे के आसपास। और लगभग 1-1.5 घंटे बाद जब 9:30-10 बजे आपको सोने का समय आता है तो उस पानी को छान करके पी लीजिए। इसे बोलते हैं जटामांसी फांट। कुछ उबालना कुछ नहीं करना, केवल जो है आपने जटामांसी नाम की जड़ी बूटी को पंसारी के यहाँ से या कहीं से भी उपलब्ध कराना है अपने पास, और ला करके जो है आपने उसको पानी में, गर्म पानी में भिगोना है। ऊपर से कप जो है ढक दीजिए आप कटोरी से, और 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसे छान करके, वो पानी थोड़ा काला हो जाता है, उसे पी लीजिए। ये अपने आप में एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है नींद लाने का, जटामांसी। अदरवाइज आप जो है वो मैंने आपको बताया सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल, ये 2 चीजें हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, ना केवल नींद के लिए बल्कि किसी भी तरह की मेंटल डेबिलिटी, आपको स्ट्रेस रहता है, आपको धड़कन बढ़ जाती है, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपकी इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई, आपकी बर्दाश्त कम हो रही है, आपका बच्चा उसकी स्टडीज में मन नहीं लग रहा, मेमोरी वीक हो रही है, आप सुप्रज्ञा जो अपना में 100% एक हर्बल अर्क है, आप वो मंगा सकते हैं। सुप्रज्ञा के कैप्सूल भी आते हैं। अर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, कैप्सूल उसके एडजुवेंट है, उसके सपोर्टिव है, लेकिन अगर आप कैप्सूल और अर्क दोनों लेते हैं तो विश्वास कीजिए किसी भी तरह की मानसिक तनाव में नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंड एक और बीमारी का नाम लूंगा, बच्चों में एडीएचडी बड़ा कॉमन हो गया। एडीएचडी में क्या होता है कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत माँ बाप के लिए बहुत टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि आप दिन भर के थके होते हैं, लेकिन उन बच्चों को एक, आप कह लीजिए कि किस तरह का उनका बेचारों का होता है कि रात में 11 बजे भी वो रेस्टलेस रहते हैं, बैठते नहीं। आपको तरस आएगा कि यार ये बच्चा हमारा मतलब लगातार दौड़ रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है और थक नहीं रहा, क्या हो रहा है इसको। तो ऐसे में आप सुप्रज्ञा देंगे तो जो एक तरह से मेंटल पीस है वो बच्चे का वापस आएगा और बहुत हेल्प करता है। सुप्रज्ञा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुप्रज्ञा अर्क एवं कैप्सूल। विजय चौहान क्या लिखते हैं, डॉक्टर साहब हमें खाना खाने का अजवाइन भी लेते हैं, जब लगता है हम चित्रगादी रोटी लेते रहते हैं और लीवर के लिए 52 DS भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कब्ज रहती है, तो क्या उपाय करें जिससे कब्ज टूट जाए हमेशा के लिए। देखिए, अब कॉन्स्टिपेशन की बात करूं तो आपने कहा कि हम चित्रगादी वटी, लिव 52 DS दवाई आप अच्छी ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कभी कभी जो है कॉन्स्टिपेशन, हमें सबसे पहले अपना खाना ठीक करना है। अब जब हम खाना ठीक करने की बात करते हैं तो खाना 5 लेवल पे हमें ठीक करना है। नंबर 1, हमें खाने की क्वालिटी की बात करनी है। नंबर 2, क्वांटिटी की बात करनी है। नंबर 3, कॉम्बिनेशन की बात करनी है। नंबर 4, खाना खाने के समय की बात करनी है। नंबर 5, खाना खाने के तरीके की बात करनी है। वो कोई भी व्यक्ति जो अपने खाने को ठीक करना चाहता है वो इन 5 चीजों को जरूर ध्यान दें। मैं रिपीट करता हूं, खाने की क्वालिटी, खाने की क्वांटिटी, खाने का कॉम्बिनेशन, कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खाई जा सकती, फिर खाना खाने का समय, और उसके बाद में खाना खाने का तरीका। अब एक तरीके को ही आज मैं अगर आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी तरह के पेट की समस्या से ग्रसित हैं और आप ये सोच लें कि मैं आज जितना समय खाना खाने में लगाता हूं उससे डबल समय लगाऊंगा, मतलब आप खाने को चबा चबा के खाएंगे। और दूसरा, जब खाना खाएंगे तो उसके साथ में पानी जरूर पिएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप खाना खाएं तो खाने के साथ आप आधा गिलास पानी रख के जरूर बैठें, और आफ्टर एवरी 2 सिप यू हैव 1 सिप ऑफ वाटर। आप 2 बाइट खाइए और 1 सिप पानी पीजिए, 2 बाइट खाइए, 1 सिप पानी पीजिए, आप करिए। और उसके बाद आप खाना खाने के बाद, जैसे आपने कहा, चित्रगादी वटी आप खा सकते हैं, अग्नि प्रभा वटी आप खा सकते हैं, लिवर का आप कोई भी टॉनिक सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर आपको कब्जी है तो थोड़े समय के लिए काली हरड़ जो आती है, हरड़ 2-3 तरह की होती है, तो उसमें एक हरड़ काली हरड़ होती है, छोटी हरड़, उस काली हरड़ को आप लेकर के, जैसे 100 ग्राम आपने लिया घर में, और उसको आपने धो करके सुखा लिया, और फिर उसको आपने फ्राई करना है बादाम तेल में। तो 100 ग्राम में मुश्किल से आधा चम्मच बादाम तेल डाल करके उसको फ्राई कर दीजिए कढ़ाई में, और उसके बाद जो है उसको आप पीस लीजिए। इसका 1 चम्मच आप रात में गर्म पानी के साथ खाइए।
अगर आपको त्रिफला बहुत माफिक है, त्रिफला सूट करता है, तो त्रिफला खाने का भी सही तरीका क्या है? त्रिफला हम इन जनरल जो है वो कई पर्पज से खाते हैं। कभी हम पेट साफ करने के लिए खाते हैं, कभी हम आंखों के लिए खाते हैं, कभी हम रेजुविनेशन के लिए खाते हैं, कभी हम जो है और बहुत सारे पर्पज है त्रिफला के। तो अगर आप पेट साफ करने के लिए खा रहे हैं तो आपको त्रिफला खाना चाहिए सुबह, न कि रात में। आपको रात में आधा मग पानी में 1 चम्मच त्रिफला डाल करके छोड़ देना चाहिए, और सुबह 4 बजे के बाद जब आपकी नींद खुले, आपने जो है वो त्रिफला मग में हिलाया जो पानी के साथ मिक्स है, और छानना नहीं है, उसको पूरे को आप पी गए। तो जिन लोगों को पेट साफ के लिए त्रिफला खाना है वो नोट करें कि त्रिफला खाने का सही तरीका ये है कि आप त्रिफला रात में नहीं खाएंगे बल्कि सुबह खाएंगे। रात में भिगो करके रखेंगे और सुबह जो है उसको जो है आप पी जाएंगे। तो इसे बोलते हैं त्रिफला खाने का सही तरीका। और देखिए आपका पेट कितना अच्छा साफ होता है। लेकिन जो हम त्रिफला से या हरड़ से पेट साफ करते हैं वो एक अधूरी चिकित्सा है, आधी चिकित्सा है। आपको अगर कब्जी को क्योर करना है तो ना केवल खाना खाने का तरीका सही करना पड़ेगा, बल्कि आपको सुबह शाम हम इन जनरल अथलिफ सिरप, अथलिफ टैबलेट देते हैं। खाना खाने के बाद कुमारी आसव के साथ में हम अथाग्री टैबलेट देते हैं, और रात में फिर हम कोई ना कोई पेट साफ करने का पाउडर देते हैं। धीरे धीरे 1 से 2 महीने में आपको क्या मिलेगा कि आपको पेट साफ करने के पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये वो निशानी होगी कि अब दवाई के माध्यम से ही सही, लेकिन आपका खाना सही से अब पचने लगा। पानी अधिक पी करके कब्जी दूर करने की कोशिश जो करेगा वो ये जान लीजिए कि जिंदगी में कभी कब्जी से मुक्ति नहीं पाएगा। कि मैं सुबह 2 गिलास पानी पी के, 4 गिलास पानी पी के, 6 गिलास पानी पी के, 2 लीटर पानी पी करके फिर मैं फ्रेश होने जाता हूं और फ्रेश हो जाता हूं, वो मान के चलिए कि वो अपनी कब्जी को पक्का कर रहे हैं। उनकी कब्जी कभी भी ठीक नहीं होगी। सुबह उठ करके मैक्सिमम पानी जो आपको मैं अलाउ करता हूं, मैक्सिमम, अगर आप बहुत अधिक पानी पीने के अभ्यासी हैं तो 2 गिलास, यानी कि मैं फिर कह रहा हूं ऑन द अपर साइड 500 ml। अदरवाइज हर व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को सुबह उठ करके केवल 1 गिलास पानी पीना चाहिए। जहां आपने अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाई, आप समझ लीजिए कि आप अपनी कब्जी को, अपने इंडाइजेशन को, अपनी एसिडिटी को, अपने गैस को फिक्स कर रहे हैं बॉडी में, वो कभी ठीक नहीं होगी। फिर भाई बेसिक सी चीज जान लीजिए, चाहे कब्जी हो, चाहे गैस हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे पेट में अफारा बनता हो, आपको गैस से सिरदर्द होता हो, गैस से चक्कर आते हो, यहां तक कि आपको बॉडी में पेन होता हो, ये सब के पीछे कारण है अजीर्ण, इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण है आपकी पाचक अग्नि, जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, उसका डाइल्यूट हो जाना, उसका हल्का पड़ जाना। तो मैं आपसे व्यवहारिक बात पूछता हूं कि अगर आपकी पाचक अग्नि मंद पड़ गई तो इलाज क्या है? इलाज है अग्नि को बढ़ाने वाले काम करो। त्रिकटु चूर्ण दो, लंघन करो, गर्म सिकाई करो, लेकिन आप अग्नि को बढ़ाने वाले काम नहीं कर रहे, बल्कि अग्नि का सबसे बड़ा ओपोनेंट, सबसे बड़ा दुश्मन पानी, उसको शरीर में बढ़ाना शुरू कर देते हो। और आपकी भी गलती नहीं है। जब आपको कब्जी होती है तो बाजार में बैठे सारे डॉक्टर, 99% डॉक्टर बोलते हैं पानी खूब पिया कर। घर में वाइफ बोलती है पानी खूब पिया कर, या वाइफ बोलती है, या वाइफ हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड वाइफ को बोलता है, ऑफिस में दोस्त बोलते हैं जो बिना जाने सलाह देते हैं पानी खूब बढ़ा दो। और पानी बढ़ा करके कितने लोगों की कब्जी ठीक हुई है वो मुझे बताना आप, कि हाँ पानी पी रहे थे, 6 महीने पानी पिया, उसके बाद कब्जी ठीक होगी। हाँ, ये जरूर सुनने को मिलेगा कि भाई पहले 1 गिलास में पेट साफ हो जाता था, फिर 2 गिलास में, अब 4 गिलास में, और अब तो जग भर के पीते हैं तब भी पेट साफ नहीं होता, क्योंकि आपने अपने ही द्वारा अपनी कब्जी को बॉडी में सेटल कर दिया है। जी हां, कब्जी में पानी अधिक पीना मतलब कब्जी को बढ़ाना और शरीर में बढ़िया से स्थापित रजिस्ट्री करवा देना उसकी। पहले वो किराए के मकान में रहती है, उसको हटा सकते हैं, लेकिन पानी अधिक पी के उसकी रजिस्ट्री करा देते हो आप लोग। पानी कैसे पीना है? सुबह उठ करके 1 गिलास पानी पीना है। 1 गिलास बोला, 1, 2 नहीं, आराम आराम से। दूसरा, जब आप भोजन करें तब आप पानी साथ में जरूर पिए, हर 2 बाइट के बाद 1 सिप पानी पिए। फिर तीसरा, भोजन आपने 1 बजे किया तो कम से कम 2 बार मेक श्योर कि आप 3 बजे और 5 बजे थोड़ा सा आधा गिलास पानी, प्यास ना हो तब भी, आम विष्टब्दो कोशनम निष्पिपासो अभिपिवेत,
यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम अति क्लेदो अग्निनाशने, जिससे किसी शास्त्र का सूत्र मैंने बताया, आपको विश्वास हो कि अगर आप किसी भी तरह के अजीर्ण इंडाइजेशन से बचना चाहते हैं तो बोलता है कि आप भोजन के बाद आप थोड़ा पानी पीते रहे, जिससे अन्न गीला होकर पकता रहे। आपका अन्न पेट में जो पहुंचा वो सही से पकता रहे तो कहां जलेगा, कहां एसिडिटी होगी, कहां गैस बनेगी। जब अन्न नहीं पकता, सड़ता है, तब जलन, तब एसिडिटी, तब अफारा, तब चक्कर आना, तब घबराहट, ये सब होता है। तो आपको कि वो अन्न पकता रहे उसके लिए क्या करना है कि आपने उसे गीला रखना है। तो आपने निष्पिपासो, प्यास ना हो तब भी थोड़ा थोड़ा पानी पिए। यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे अन्न क्लेदित मतलब गीला होकर पकता रहे। लेकिन साथ में क्या कहा देखिए, अति क्लेदो अग्निनाशन है। अगर अधिक पानी पी लिया तो अग्नि का नाश हो जाएगा। तो ऐसे ही छींटे मारने, जैसे हवन करते समय छींटे मारते हो। अगर जिस समय पंडित जी हवन शुरू कराते हैं और लास्ट तक जितनी बार पानी डलवाते हैं हवन कुंड में, चाहे वो गंगा जल के रूप में चाहे जल के रूप में, अगर आप उतने जल को एक साथ डाल दें तो क्या होगा, अग्नि खत्म हो जाती है। और ऐसे अग्नि शांत रहती है, बढ़िया रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो सेम वे पानी का संबंध शरीर के साथ ऐसा है कि शरीर में जल की पूर्ति तो हो लेकिन अग्नि को डिस्टर्ब किए बिना। तो फिर से रिपीट करता हूं, 3 समय जो पानी पीने के एसेंशियल हैं। नंबर 1, सुबह उठ करके 1 गिलास, 2 नहीं। नंबर 2, भोजन के साथ आधा गिलास पानी पीना है। कैसे, मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी, बार बार पानी पिए, थोड़ा थोड़ा, हर 2 बाइट का 1 सिप पानी। उसके बाद तीसरा एसेंशियल समय जो प्यास पर डिपेंड नहीं करता, वो है कि आप भोजन के बाद 2 घंटे बाद, जैसे 1 बजे भोजन किया, 3 बजे, फिर 2 घंटे बाद मतलब 5 बजे आधा आधा गिलास थोड़ा सिप सिप करके पी लें। आप देखिए आपको पेट की समस्या कोई रहेगी, कब्जी, गैस, एसिडिटी होगी ही नहीं। इसके बाद जब प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। पीना कैसे है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, उस समय पानी, जब भी प्यास लगे तो पानी पीना नहीं है, खाना है। मतलब एक बार में एक छोटा गिलास सिप सिप करके। अरे पानी ठीक कर लीजिए, आपकी 50% बीमारियां तो ऐसे ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राजन साहू जी क्या लिखते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मैं आपको सीधा बता रहा हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस अपने आप में एक डीजनरेटिव बीमारी है, बुढ़ापे की बीमारी है। और लार्ज वेट बेयरिंग ज्वाइंट जैसे घुटना, कमर, ये सब इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम ना तेल खा रहे हैं ना तेल लगा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, हम ना तेल खा रहे हैं ना तेल लगा रहे हैं। इसलिए 45 साल 40 साल के युवा बोले या बूढ़े बोले, 40 साल के बूढ़े लोग हमारे पास आते हैं कि घुटनों में दर्द शुरू हो गया, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, उतरने में दिक्कत है। जब घुटनों में दर्द सताए मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। और उसका इलाज, एक पक्का इलाज है तेल की मालिश, जो हम नहीं करते। और ना करो क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ती जाएगी बीमारी। जोड़ में डीजनरेशन शुरू हो गया ज्वाइंट में, वो टूट टूट के अलग हो जाएगा। फिर आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, 4-5 साल दवाइयां खिला खिला के आपको आगे बढ़ाएगा और बाद में कह देगा नी रिप्लेस करा लो, घुटने बदलवा लो भैया। फिर आप बन जाएंगे रोबोट। तो रोबोट नहीं बनना अगर आपने, तो आपका एक सीधा सच्चा, आप तेल की मालिश कीजिए। तेल की मालिश करने का तरीका मैं बता चुका हूं। भगवान का नाम हमारे यहाँ लगभग सभी लोग लेते हैं, महिलाएं और बहनें तो खास करके सुबह 10 मिनट 5 मिनट मंदिर में जरूर देती हैं, घर में बने मंदिर में जरूर देती हैं। तेल की कटोरी साथ में रखिए, स्टूल पे बैठ जाइए जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, और तेल लेकर के और घुटनों पे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, हथेली अपना जो है चलेगी और घुटने की मालिश होगी। आप करना शुरू कीजिए। अगर जीवन में आपको यह है कि 80 साल की मैं हो जाऊं लेकिन कभी मुझे घुटने में दर्द ना हो, तो आपको घुटने में दर्द मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आप बस तेल लगाना शुरू कीजिए। लेकिन दिक्कत ये आती है जब टूटे पड़े होते हैं, टूटे हुए कब्जे ठीक नहीं होते, वो रिप्लेस होते हैं। जिन बच्चों के आज ठीक हैं वो अगर तेल लगाना शुरू करें तो उनके खराब नहीं होंगे। तो ठीक में करो, बोला जाता है ना कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए।
तो जब सही है तब तेल लगाओ, तब वो सही रहेंगे। अब एक बार टूट फूट गए तो टूट फिर तेल से कोई हड्डियां थोड़ी रिपेयर हो रही है, आगे नहीं टूटेंगी। हो सकता है रिलीफ हो जाए, दर्द कम हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं, हमारे बड़े 80 साल की एज में हम कहते हैं हमारे, अब तो हम 80 तक पहुंचते भी नहीं है, लोग हमारे 80-90 में भी चलते थे, दौड़ते थे, तो वो तेल कितना लगाते थे और तेल कितना खाते थे? ना हम खा रहे, नाम लगा रहे, इसलिए शरीर में खुश्की है। उसी खुश्की का नाम है डीजनरेशन। वो होती है जब जोड़ों में, वेट बेरिंग ज्वाइंट में तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाती है। और ये क्या है जी, अंजलि कुलश्रेष्ठा, पित्ती के लिए क्या करें? पित्ती एक तरह से एक स्किन की एलर्जी है, जिसको छपाकी निकलना भी बोलते हैं, अर्टिकेरिया भी। अचानक से आपके शरीर में दाफड़ निकल आते हैं अचानक से, और आपको बहुत इचिंग होती है, जलन होती है। और इस बीमारी के लिए आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जैसे पॉपुलर मेडिसिन बता रहा हूं, आप सिट्रिजिन खाते हैं, एलेग्रा खाते हैं, मॉन्टेयर खाते हैं, कभी कभी स्टेरॉइड्स आपको लेने पड़ते हैं, और सालों साल तक ये एलर्जी चलती है। बहुत ध्यान से सुनिए, आप आयुर्वेद को माध्यम बना करके 3 महीने में इस एलर्जी को 99% लोग ठीक क्योर कर सकते हैं। मतलब आगे उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, 99% लोग। और कभी कभी तो सरप्राइजिंगली पहले 15 दिन में ही 100% रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट किससे आता है? नंबर 1, सुबह उठ करके काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, देसी घी आधा चम्मच में मिला करके लेना है, पहला काम। नंबर 2, सरसों के तेल में सेंधा नमक डाल करके पूरे शरीर की मालिश करनी है। नंबर 3, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जैसे कल्याण योग, माणिक्य और कैशोर गुग्गुल इत्यादि, उनका सेवन करना है। नंबर 4, एक बार आपको कीड़ों की दवाई, जो डीवॉर्मिंग मेडिसिन होती हैं, उनको लेनी होती है। ये 4 काम कीजिए और देखिए आपको वो तसल्ली मिलेगी, वो रिलीफ मिलेगा जो आप सालों से ढूंढ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं आप दवाई भी मत लीजिए, कम से कम 20, 25, 30% लोग तो पहले 15 दिन में ही केवल काली मिर्च घी में खाकर और सरसों का तेल सेंधा नमक मिलाकर के लगाने से ही ठीक हो जाएंगे। ये इलाज है आपकी पित्ती का, छपाकी का, अर्टिकेरिया का। पित्ती मीन्स, फिर मैं बता रहा हूं कि अचानक से आपके होठ सूज जाता है, अचानक से यहां गुम्मा सा निकल आता है, आपके शरीर में कहीं भी इचिंग शुरू हो जाती है, दाफड़। आप अपने आज लेकर के कोई चीज और निशान मारिए, देखिए आप पेन चला दीजिए अपने हाथ पे, पीछे की साइड से, रिफल साइड से नहीं, आप उसको पीछे से चलाइए, या कोई भी टुकड़े से, लकड़ी के टुकड़े से आप निशान मारिए, देखिए आपको मोटा हो जाएगा, वो पूरी लाइन बन जाएगी। इचिंग हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं पित्ती उछलना। तो इसका भी इलाज अगर क्योर है, मतलब कंट्रोल नहीं, क्योर अगर है, तो वो आयुर्वेद में है। तो ये सब चीजें हैं। और ये देखिए, अजय कुमार द्विवेदी लिख रहे हैं कि विजय सार की लकड़ी शुगर में फायदा करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन बहुत स्लो करती है। तो आप लेंगे, डेफिनेटली फायदा होगा विजय सार से। विजय सार के गिलास मिलते हैं उनकी लकड़ी के, उसमें पानी भिगो करके आप सुबह पीते हैं तो कंट्रोल होता है। तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत अधिक उम्मीद ना पैदा करें। शुगर के बारे में मैं बात करूंगा। शुगर एक ऐसा टॉपिक है आज के टाइम पे, लाइफ स्टाइल डिजीज बन के सामने आया है, शुगर और ब्लड प्रेशर। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी अगर हो सका, क्योंकि अब मैं 2-3 दिन के लिए थोड़ा मेरे पास टाइम है, तो मैं कल भी 9:30 बजे जुड़ूंगा। ऐसी मुझे उम्मीद है मैं कल जुड़ पाऊंगा। तो शुगर और ब्लड प्रेशर को मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी शुगर जो है वो क्योरेबल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग कि साहब आयुर्वेद में शुगर क्या वो ठीक हो जाती है? तो मैं आपको बताऊंगा कि शुगर भी 3 तरह की होती है, उनमें से कौन सी कंट्रोलेबल है, कौन सी क्योरेबल है। तो ये सब बातें करेंगे। और मेरे बहुत सारे लोगों का देखिए मैसेज आया हुआ है, ऋचा पाल, कुमुद और राहुल जी, ललित वर्धन, मोनू राणा, जतिन मल्होत्रा, ललित वर्धन, विजयलक्ष्मी, और अपना जो है दुलाराम शरण जी हैं, ललित वर्धन फिर से हैं, और दीपक ढींगरा जी हैं, दीपक मिश्रा भी हैं, प्रीति रूसिया भी हैं, ममता बफना, ललित, और अवधेश विश्वकर्मा जी हैं। ये बहुत बढ़िया है। आयुर्वेद को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आपकी अपने किचन में 90% बीमारियों का इलाज है। थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा। मैं माध्यम बनना चाहता हूं, लेकिन समय कम होता है, इसलिए
उतना नहीं दे पाता, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल परसों 2 दिन मेरे पास समय है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से जुड़ूं और शुगर पे मैं डिटेल में बात करूंगा कल, शुगर और ब्लड प्रेशर पे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, परिवार में समृद्धि रहे और पूरा समाज जो है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़े। आज के लिए बस यहीं विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।